हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। संजोगपुर कहकर एक गांव में काजल अपनी मां वैशाली के साथ रहती है। अपने पिता रमाशंकर के जाने के बाद काजल की मां वैशाली की तबीयत बहुत बुरी तरह बिगड़ गई और वो अभी तक आए दिन बीमार पड़ती रहती है। काजल अपनी मां का और अपने पेट भरने की खातिर गांव में एक ठेला लगाकर वहां पर खाना बेचती है, जिससे उसके दिन भर में थोड़ी बहुत कमाई हो जाती है और उसी से वो अपना जीवन यापन कर लेती है। ये लो माँ, दवाई और हल्दी वाला दूध। धन्यवाद मेरी बच्ची, मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुझ जैसी बेटी मिली। माँ, आप बहुत अच्छी हो और मैं आपकी अच्छाई से ही अच्छा होना सीख रही हूँ। चलिए अब जल्दी से ये दूध और दवाई खत्म कर लीजिए। वैशाली की तबीयत के कारण काजल बहुत चिंतित रहने लगती है। आज से मैं देर रात तक काम किया करूंगी। माँ की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। मुझे उन्हें किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना होगा, वो भी जल्द से जल्द। काजल अब रात को देर तक ठेले पर खाना बेचती थी और अब वो रोजाना थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करने लगती है ताकि वो वैशाली को किसी अच्छे डॉक्टर के पास ले जाए। एक दिन उसके ठेले पर एक अमीर आदमी आता है जिसका नाम नील होता है। नील उसके ठेले पर आकर उसे गर्मा गर्म राजमा चावल बनाते हुए देखता है। वाह! क्या आप मुझे एक प्लेट राजमा चावल और एक गिलास लस्सी दे सकती हैं? ये लीजिए आपके पैसे। जी अभी देती हूँ, 1 मिनट। काजल नील को राजमा चावल परोस कर देती है और साथ ही में वो उसके लिए ठंडी ठंडी लस्सी भी बनाती है। काजल के हाथ का खाना खाकर नील तो उसके खाने का बहुत बड़ा फैन बन जाता है। ऑसम! इससे अच्छे राजमा चावल मैंने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाए। ये इतने टेस्टी हैं कि इनका कोई जवाब नहीं। इनफैक्ट ऐसे राजमा चावल और ऐसी यमी लस्सी तो किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलेगी। आप कमाल हो। जी शुक्रिया। वैसे मेरा नाम नील है और आपका? काजल। ओह हाय काजल, नाइस टू मीट यू। काजल मुस्कुराती है। नील अपनी कार में बैठकर वहां से चला जाता है, लेकिन तभी अचानक से काजल की नजर रास्ते पर गिरे नील के वॉलेट पर जाती है। वो उसे तुरंत उठा लेती है। अरे नहीं, ये तो नील जी का बटुआ है। इसके अंदर तो ढेर सारे पैसे हैं। और ये क्या, ये कार्ड, इस पर नील जी के घर का एड्रेस लिखा हुआ है। काजल नील के घर जाती है और वो उसे उसका वॉलेट दे देती है। नील के घर में उसकी माँ बिंदु, भैया प्रतीक और भाभी डॉली होते हैं। माफ कीजिएगा नील जी, मैं बिना बुलाए यहाँ चली आई, लेकिन मैं यहाँ आपको ये आपका बटुआ लौटाने आई हूँ जो सड़क पर गिर गया था। ये लीजिए। ओ गॉड, सो काइंड ऑफ यू काजल। तुम कितनी अच्छी और साफ दिल हो। बिटिया, अगर कोई और होता ना तो वो चुरा लेता, लेकिन तूने ईमानदारी से मेरे बेटे का बटुआ वापस लौटा दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटी। आओ ना काजल, अब जब तुम आई ही हो तो नाश्ता करके ही जाओ। हाँ, तुमने मेरे देवर की इतनी मदद की है तो तुम्हें नाश्ता तो खाकर जाना ही होगा। शर्माओ मत, आ जाओ। ना ना दीदी, थैंक यू, मैं चलती हूँ। काजल वहां से चली जाती है। नील के घर वालों को काजल बहुत पसंद आ जाती है। नील और उसके भाई प्रतीक का गांव में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल होता है और उनका परिवार काफी मिलनसार स्वभाव का होता है। नील रात में सोते समय बस काजल के बारे में ही सोचता है। कुछ तो बात है उस लड़की में जो मुझे उसकी ओर खींच रही है। ये सब क्या हो रहा है मुझे? क्यों उसका मासूम और प्यारा सा चेहरा मेरी नजरों के सामने से हट ही नहीं रहा है? 2 दिन बाद अचानक से वैशाली को हार्ट अटैक आ जाता है और काजल उसे तुरंत गांव के बड़े हॉस्पिटल यानी नील और प्रतीक के हॉस्पिटल में ही ले जाती है। नर्स मैडम, नर्स मैडम, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, मेरी माँ का इलाज कर दो। देखिए, अगर आप पैसे नहीं भरेंगी और सारी फॉर्मेलिटीज पूरी नहीं करेंगी तो हम आपकी माँ का इलाज नहीं कर सकते। तभी वहां पर नील काजल को रोते बिलखते देखते हैं और वो झट से उसके पास आ जाता है। ये सब क्या चल रहा है नर्स? ये रेपुटेशन है क्या हमारे हॉस्पिटल की? पेशेंट बेहोश है और तुम हो कि? काजल, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं हूं ना। इसका मतलब आप एक डॉक्टर हो? हाँ काजल। नील वैशाली का इलाज करता है। उसे माइनर हार्ट अटैक ही आया होता है जिस कारण उसकी जान बच जाती है। वो पूरे 1 हफ्ते तक वैशाली को हॉस्पिटल में रखता है और उसके बाद वैशाली पूरी तरह ठीक हो जाती है। काजल, माँ जी अब फुली फिट एंड फाइन है।
और तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है अभी। ओके? और हाँ, हॉस्पिटल बिल्स की चिंता मत करो। धन्यवाद नील जी। अगर आप नहीं होते ना तो ना जाने मेरी माँ के साथ क्या होता। अगर मेरी माँ आज जिंदा होती तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत। इसीलिए आपका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। नील अब से काजल के ठेले पर अक्सर खाना खाने आया करता है और यूं ही उन दोनों को एक दूसरे से और प्यार होने लगता है। नील अपने दिल के जज्बात काजल को बयां कर देता है। काजल, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नील जी, मैं वो घबराओ मत, हिचकिचाओ मत, जो दिल में है कह दो आज। हाँ नील जी, मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं पूरे दिल से आपकी दुल्हन बनने के लिए तैयार हूँ। नील और काजल दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अपनी बेटी का इतने बड़े घर में ब्याह होते देख वैशाली की आंखें भर आती हैं। समदन जी, बस कीजिए, आज खुशी का दिन है। ये खुशी के ही आंसू है बिंदु जी। मेरी बेटी इतने बड़े परिवार की बहू बन गई। अब मुझे किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। डोंट वरी वैशाली काकी, हम आपकी बेटी को बहू नहीं बल्कि बेटी बनाकर रखेंगे और वो मेरी देवरानी जरूर होगी, लेकिन मैं उसे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करूंगी। हाँ, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ वैशाली काकी, आप भी हमारे साथ ही रह जाइए ना। अरे हाँ, अब आप अकेले कहाँ रहेंगी माँ जी? मुझे नहीं पता, अब से आप हमारे साथ ही रहेंगी। अरे लेकिन जमाई साहब। ओ समधन जी, अब आपको यहीं रहना होगा। हम दोनों समधन समधन नहीं सहेलियां बनकर रहेंगे। खूब मजा आएगा। वैशाली अब नील के घर में ही रहने लगती है। इतने बड़े घर की बहू बनने के बाद भी काजल अपना काम नहीं छोड़ती और ना ही उसके ससुराल वाले उसे छोड़ने देते हैं। उसने जितने भी पैसे इकट्ठा किए थे वो उन सभी को जोड़कर एक ढाबा खरीद लेती है और उस ढाबे के जरिए वो बहुत सारे पैसे कमाने लगती है। सभी उसके हाथ का स्वादिष्ट पकवान खाने के लिए उसके ढाबे पर आते हैं। काजल अपने पैरों पर खड़े होकर जीवन में बहुत सफल हो जाती है। काजल बेटिया, तूने आखिर कर ही दिखाया। इतनी बड़ी घर की बहू बनने के बाद तू चाहे तो ये सब छोड़ सकती थी, लेकिन तूने अपने पैरों पर खड़ा होकर आत्मनिर्भर होना चुना और आज तू उसी के चलते अपने जीवन में इतने आगे आ चुकी है। मुझे तुझ पर बहुत गर्व महसूस होता है बेटी। ये आप सबके और आपके आशीर्वाद और मेरे ससुराल वालों के प्यार के कारण ही मुमकिन हो पाया माँ। अब मैं अपनी एक और अधूरी ख्वाहिश को पूरा करने जा रही हूँ और वो है पढ़ाई। गरीबी के चलते मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब मैं पढ़ूंगी और जीवन में और भी आगे जाऊंगी। शाबाश बेटिया। काजल अपनी पढ़ाई पूरी करने लगती है और साथ ही साथ अपने ढाबे को भी संभालती है और इस तरह वो एक बेटी, बीवी, बहू, बिजनेस वुमेन और एक स्टूडेंट जीवन की कहानी के इन सभी किरदारों को बखूबी निभाती है। कस्तूरी एक हवेली में खाना बनाने जाया करती। वो एक बहुत ही गरीब महिला होती है और वो अपने छोटे बेटे रोमी और बेटी ईशू के साथ रहा करती। उसके पति गिरीश की कुछ सालों पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। हवेली के मालिक मालकिन बहुत अच्छे होते हैं और वो कस्तूरी से बहुत अच्छे से पेश आते। गर्मी का भयंकर मौसम शुरू हो चुका था और कस्तूरी अपने मालिक मालकिन के लिए स्वादिष्ट आमरस और पूरी बनाती है। चलो, अब ये गर्मा गर्म पूरियां तो बस बनकर तैयार हैं। अब बस जाकर मालिक और मालकिन को मुझे ये परोसना है और बस मज़ा आ जाएगा। ये स्वादिष्ट आमरस और पूरी खाकर तो दोनों खुश हो जाएंगे। कस्तूरी अपने मालिक और मालकिन को आमरस और पूरी परोसती है, जिसे खाकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें वो बहुत पसंद आता है। वाह वाह कस्तूरी, तुमने तो कमाल ही कर दिया भाई। वाह, क्या आमरस और पूरी है, एकदम अलौकिक स्वाद है इसका। सच में कस्तूरी, ऐसा लग रहा है मानो किसी जादुई बागान से आम लाई हो तुम। ऐसा आम रस तो हमने पहले कभी नहीं चखा। धन्यवाद मालिक, धन्यवाद मालकिन। दरअसल मेरी दादी हमें इसी प्रकार का आमरस बनाकर दिया करती थी, अनोखे तरीके से, और मैं भी उन्हीं के स्टाइल में बनाती हूँ फिर। बहुत खूब, बहुत खूब। जाओ, आधा आमरस रोमी और ईशू के लिए भी ले जाओ। हाँ कस्तूरी, मैं तो कहती हूँ तुम पहले उन्हें ये आमरस और पूरी देकर आ जाओ। अगर लेट हो गई तो आमरस गर्म हो जाएगा, इसीलिए इसमें ढेरों बर्फ के टुकड़े डालो और ले जाओ अभी भी। ईशू और रोमी को भी ये ठंडा ठंडा कूल कूल आमरस और ये करारी पूरी बहुत पसंद आएगी।
ठीक है मालिक मालकिन, थैंक यू। योर वेलकम कस्तूरी। जा रही हो तो थोड़ा आराम करके ही आना। हाँ, जल्दी आने की कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है? ठीक है मालकिन। मालिक मालकिन कस्तूरी को एक नौकरानी की तरह बिल्कुल नहीं ट्रीट करते, वो उसे अपने परिवार का एक सदस्य ही मानते। कस्तूरी दिन भर उनके घर पर ही काम करती और रात में अपने घर जाती है। वो कभी कभार बचा खुचा खाना अपने बच्चों के लिए ले जाती, लेकिन एक दिन उसके मालिक मालकिन का एक ट्रेन एक्सीडेंट में देहांत होता है और वो दोनों इस दुनिया में नहीं रहते। तभी कस्तूरी का काम छूट जाता है और वो अब घर पर ही रहने लगती है। बेचारे मेरे मालिक मालकिन, भगवान जी, ऐसा क्यों किया आपने? आप हमेशा अच्छे लोगों के साथ ही ऐसा क्यों करते हो? अब मैं क्या करूंगी? कहाँ जाऊंगी काम ढूंढने? मेरे बच्चे, इनका पेट कैसे पालूंगी मैं? कस्तूरी अब गांव में कई सारी जगहों पर जाकर काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं पर ढंग का काम नहीं मिलता, जिस कारण वो बहुत परेशान हो जाती है। वो आस पड़ोस के लोगों को भी बोल कर रखती है कि उसके लिए वो काम ढूंढ कर रखे। ऐसे ही एक दिन जब वो गांव के कृष्णा मंदिर के लिए आम रस पूरी का प्रसाद बनाकर देती है, तब उसे प्रसाद को खाकर सभी भक्त और गांव के मुखिया संग्राम सिंह बहुत खुश हो जाते हैं। वाह वाह, क्या स्वाद है इस आमरस का, एकदम सरस। पंडित जी, कौन है वो कलाकार जिसने इस अमृत समान आमरस को बनाया है? मैं उससे एक बार मिलना जरूर चाहूंगा जी। अरे मुखिया जी, वो एक बहुत ही अच्छी और नेक दिल महिला है। बेचारी विधवा है, कोई नहीं है उसका, इसलिए कृष्णा जी के लिए हर हफ्ते भोग प्रसाद तैयार करके चढ़ाती है और भक्तों में भी बांटती रहती है, चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो। संग्राम मुखिया इन सारी बातों को सुनकर बहुत खुश होता है और वो कस्तूरी को मिलने उसके घर आता है और उसे एक आमरस पूरी ढाबा खोलने के लिए कहता है। जी हाँ कस्तूरी बहन, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है। आपकी भाव भक्ति देख और उसके बारे में सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ, इसलिए मैं आपको पैसों की मदद करूंगा जिससे आप ढाबा खोल पाओगी। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी, लेकिन मैं आपके पैसों को सिर्फ एक शर्त पर स्वीकारूंगी। कैसी शर्त कस्तूरी बहन? आपको सारे पैसे सूद समेत मुझसे वापस लेने होंगे। अच्छा ठीक है, जैसा आप कहो बहन। कस्तूरी अब संग्राम की मदद से अपना ढाबा खोलती है और वहां पर स्वादिष्ट आमरस और पूरी बेचने लगती है। उसके हाथ की आमरस पूरी सभी को बहुत पसंद आती है और सभी उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। अरे वाह भाई वाह, जीवन में बहुत बार आमरस पूरी खाया है, लेकिन आप जैसी आमरस पूरी कहीं भी नहीं। बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। जी हाँ कस्तूरी बहन, मजे ही आ गए लाइफ के। मुझे तो और एक बार खाना है इस आमरस पूरी को। जी हाँ कस्तूरी बहन, मजे ही आ गए लाइफ के, मुझे तो और एक बार खाना है आमरस पूरी। कस्तूरी का आमरस पूरी ढाबा चंद दिनों में ही खूब मशहूर हो जाता है और उसके जीवन में खुशियों की बहार आ जाती है। वो अब ईशु और रोमी को गांव के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ने के लिए भेज देती है और तो और अपने आम के बगीचे को और भी अच्छी तरह वो सजाती है। वो गांव के मुखिया संग्राम के सारे पैसे भी उसे सूद समेत लौटा देती है। ये लो ईशु और रोमी, तुम्हारा टिफिन। अच्छे से पढ़ना अपने नए स्कूल में, और रोमी बदमाशी कम और पढ़ाई पर ध्यान ज्यादा। ईशु, इसका ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ। वाओ, नया टिफिन, मैं तो बहुत खुश हूँ। हम अब नए और बड़े स्कूल में जा रहे हैं। ये कस्तूरी के अनोखे आमरस की रेसिपी किसी को पता नहीं थी। वो अकेली ही वैसी बनाती और उसकी खूब सफलता होने लगती है। एक दिन जब ईशु और रोमी स्कूल में होते हैं, तभी वो ढाबे को दिन में थोड़ी देर के लिए बंद करके बगीचे से और थोड़े आम लेने घर आती है। लेकिन तभी वो ये देखकर हैरान और दंग रह जाती है कि उसका घर और उसका आम का बगीचा बुरी तरह जल रहा होता है। ये देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नहीं, मेरा घर, मेरा बगीचा, ये क्या हो गया? अपने घर और बगीचे के जलने के बाद कस्तूरी बहुत दुखी हो चुकी थी, मानो उसकी दुनिया ही थम चुकी थी। वो अब ईशु और रोमी संग ढाबे में ही रहने लगती है,
लेकिन ढाबा बंद होता है क्योंकि उसके पास आम नहीं होते जिनसे वो आम रस बना पाए। उसके पास पैसे भी बहुत कम होते हैं क्योंकि उसने अपने सारे पैसे तो घर पर संदूक में रख दिए थे। मुझे माफ कर दो बच्चों, लेकिन आज हमें ये बिस्किट खाकर ही सोना होगा। कल मैं तुम लोगों के लिए अच्छे खाने का इंतजाम कर दूंगी कहीं से। माँ, आप माफी क्यों मांग रही हो? हाँ माँ, आप माफी मत मांगो, क्योंकि आपने ये सब जानबूझ के थोड़ी ना किया है। हाँ माँ, ये जो कुछ भी हुआ है एक हादसा था। ईशु और रोमी समझदार थे, इसीलिए वो अपनी इस बुरी दशा में भी अपनी माँ के साथ थे। अगले दिन कस्तूरी के ढाबे पर एक आदमी आता है जिसका नाम रूपम लाल होता है। कस्तूरी बिटिया, मैं रूपम लाल, तेरे ससुर का भाई, यानी तेरा ताऊ। अरे ताऊ जी आइए ना, माफ कीजिए, मुझे पता नहीं था कि आप मेरे ताऊ ससुर हैं। बिटिया, मुझे पता चला है कि तेरा घर और बगीचा दोनों जल गए हैं, इसलिए मैं तेरी मदद करने चला आया। रूपम लाल अपना आम का बगीचा कस्तूरी को दे देता है और कस्तूरी उसके बगीचे से आम लेकर उनका आम रस बनाने लगती है और फिर से अपना आम रस पूरी ढाबा शुरू करती है। लेकिन जब तक ग्राहक उसके आम रस को पीते हैं तभी वो बीमार पड़ने लगते हैं। ग्राहक कस्तूरी के ढाबे पर पत्थर फेंकने लगते हैं और कस्तूरी को फूड कंटामिनेशन के केस में गिरफ्तार किया जाता है। मेरी बात तो सुनिए इंस्पेक्टर साहब, मैं बेकसूर हूँ। ताऊ जी के बगीचे के आम में कहीं कोई घोटाला तो नहीं? हे भगवान, ये किस मुसीबत में फंस गई मैं। वहीं ईशु और रोमी मुखिया संग्राम के पास जाते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं। हाँ मुखिया जी, हमें ताऊ जी पर शक आ रहा है। उनके बगीचे के आम को इस्तेमाल करने के बाद ही ये हुआ है। हमें एक बार वहाँ जाकर जांच पड़ताल करनी होगी मुखिया जी। हाँ हाँ बच्चों, मुझे भी तुम्हारी माँ पर पूरा भरोसा है। वो आमरस पूरी में कोई हानिकारक मिलावट करे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। संग्राम अपने साथ फूड इंस्पेक्टर को भी रूपम लाल के घर ले जाता है, जहां पर तलाशी करने के बाद रूपम लाल के कमरे में हानिकारक स्प्रे और पाउडर मिलते हैं जो उसने बगीचे के आम पर छिड़के थे। तभी रंगे हाथ पकड़े जाने पर वो अपना गुनाह कबूल करता है कि कस्तूरी के आम रसपूरी ढाबे के कारण उसका आम का जूस का बिजनेस बंद पड़ गया था। इसीलिए उसने कस्तूरी के साथ ये नाटक किया, उसके झूठे ताऊजी बनकर। इस हादसे के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और कस्तूरी रिहा होकर फिर से अपना आम रसपूरी ढाबा चलाती है और खुशी से अपना जीवन जीती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।